कूलम्स लॉ, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ डेटाज थे जिन्होंने देखा, और उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही दैट द फोर्स, कि अगर हम उस बिटवीन द चार्जेस, अगर हम दो चार्ज ले, दो चार्ज रहो, दोनों के फोर्स को कैलकुलेट करें, यानी कि क्वांटिटेटिव अगर हम बात करते हैं, तो लेट्स कम ऑन, तो इसी नियम को जो इन्होंने कूलम साहब ने दिया था, कि जिस पे हमने फोर्स को कैलकुलेट किया था चार्जेस के बीच में जो कि लग रही थी, दैट्स वाज कूलम लॉ। नाउ कम ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही समझने वाली है। लेट वी हैव टू चार्जेस, दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। चार्ज को हम Q से जनरली डिनोट करते हैं। लेट अस अज्यूम, हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव भी हो। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, या दोनों अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे। इट इज नेचर ऑफ द चार्जेस, दोनों रिपेल करेंगे। तो अगर दो चार्जेस को मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों को एक r दूरी पर, कुछ दूरी पर मैंने रखा है, यानी कि r दूरी पर रखा है मान लो, तो इन दोनों के बीच जो दूरी है वो r दूरी है। और तो एक Q1 इस पे फोर्स लगाएगा रिपेलिंग, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और ये भी इन रिएक्शन इस पे फोर्स लगाएगा रिपेलिंग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। सो एक फोर्स इस पे लगेगा Q2 पे, Q1 के द्वारा नहीं, Q1 एक फोर्स लगाएगा इसके तरफ, दोनों पॉजिटिव है, तो बाय नेचर इसको धक्का देगा, तो फोर्स लगेगा पहले की तरफ से दूसरे वाले की तरफ, यानी कि इस दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगा पहले वाले की तरफ, F12। नाउ द फोर्स ऑन दिस चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यानी दूसरे वाले चार्ज से पहले वाले चार्ज की तरफ एक फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट, F21। मैंने इसको कहा कि F21 को मैंने ये मतलब समझा कि चार फोर्स दूसरे वाले की तरफ से लगा पहले वाले की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक को कंसिडर करता हूँ, यानी कि इस वाले को अगर मैं फोर्स को कंसिडर करूँ कि क्या होगी ये फोर्स, व्हाट, क्या होगी, कितनी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, हाउ मच। तो अगर इस चार्ज को मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखा ये गया था, एक्सपेरिमेंट से ये बात आई, जो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है उनका, जो उसने टॉर्सोनल बैलेंस लिया था, तो दैट इज़ अ थिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। पाया है कि वो जो फोर्स था दोनों चार्जेस के बीच में, अगर दोनों चार्ज इक्वल है, अगर मान के चलता हूँ, अगर मान के चलता दोनों चार्ज इक्वल है और सेम साइन के चार्जेस है, ठीक है, सेम काइंड के चार्ज है, तो देखा ये गया कि दोनों चार्जेस प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ दो चार्जेस की फोर्स दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मान भी लो अलग अलग भी है, इक्वल भी ना भी है, तब भी Q1 Q2, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट के, अगर दोनों इक्वल चार्ज है तो Q लिख देता मैं, और दोनों अगर अलग अलग है तो कोई बात नहीं, Q1 Q2 लिख दिया। देखा Q से चार्ज को डिनोट करता है, बट बेसिक बात ये है कि दोनों के चार्जेस को प्रोडक्ट अगर करते हैं तो वो फोर्स जो था उतना प्रोपोर्शनल था, यानी कि अगर इस पर चार्ज बढ़ा दो या इस पर बढ़ा दो या दोनों पे बढ़ा दो, तो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, और अगर इक्वल नहीं है बल्कि सेम साइन नहीं है बल्कि अपोजिट साइन है, तो अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो दूसरी बात उन्होंने पाई कि जो फोर्स था ये प्रोपोर्शनल था उनके रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि अगर रेडियस तो दुगुना बढ़ाते हैं दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस दुगुना अगर बढ़ाते हैं दोनों के बीच में, रेडियस मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट सर्किल की कोई रेडियस है, बस डिस्टेंस है, बढ़ाता हूँ तो फोर्स चरगुना कम हो जाएगा। ये दुगुना बढ़ाऊंगा तो फोर्स चरगुना कम हो जाएगा, ये देखने में आया था। तो जब ये बात देखने में आई तो मैथमेटिकली उन्होंने क्या किया कि इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, यानी कि इक्वलाइज कर दिया। ये तरीका है हमारा मैथमेटिकली कि हम चीज़ों को जब इक्वलाइज करते हैं तो इन फिजिक्स वी विल थिंक एट ए फिजिसिस्ट। अगर हम खुद एक फिजिसिस्ट होते तो हम सोचते कि चलो यार इसको मैं बराबर कर रहा हूँ तो कुछ हिसाब से ये बराबर है ना इसके,
ये तो डिपेंड कर रही है इन दोनों पे, Q पे और R पे, लेकिन कुछ हिसाब से डिपेंड करते हैं, तो उस हिसाब को मैं K कह देता हूँ कि K हिसाब से, इसी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और इस केस में चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, या यूँ कहो कि दिस वाज द दिस फोर्स फ्रॉम 1 to 2, अगर इसको मान के चलता हूँ, नहीं पहले वाले के द्वारा दूसरे वाले का फोर्स जो लगी, तो दिस इज Q1 इंटू Q2 बाई दिस डिस्टेंस R², और एक कांस्टेंट K डाल दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कहाँ से कहाँ लग रही है फोर्स, इधर से इधर लग रही है, पहले वाले से दूसरे की तरफ लग रही है, यानी पहले वाले का जो पोजीशन है उससे दूसरे वाले पोजीशन की तरफ लग रही है, यानी कि ये एक पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन के लिए 1 to 2 एक पोजीशन वेक्टर कैप दे दिया, यानी कि इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है और इसकी कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं होती है, बल्कि 1 होती है मैग्नीट्यूड, और ये सिर्फ डायरेक्शन बता रही है कि पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ लग रहा है फोर्स, तो इसको R1 2 एक कैप डाल दिया ऐसे, यानी कि बता रहा है कि हाँ इधर से इधर फोर्स लग रही है। अच्छा, तो F21 क्या होगी, ये भी इतना ही होगी, इक्वल एंड अपोज, क्योंकि सेम Q1 भी इंटू Q2 भी सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा। हाँ, ये इधर से इधर की तरफ लगेगी, यानी ये वाली इसको इधर रिपेल करेगी, यानी कि अगर मैं F21 निकालता तो वो इसके इक्वल तो होता लेकिन अपोजिट हो जाता, मैग्नीट्यूड में इक्वल तो होता, ये फोर्स अपोजिट हो जाता। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जानेंगे, और इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। इसी जो कुछ है इसको क्या कहते हैं, इसी चीज़ को कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस स्क्वायर्ड, यानी उसको स्क्वायर करेंगे। और अब यहाँ बात आती है मेन बात, ये K क्या है, ये K क्या है और Q क्या, R क्या है। तो Q तो हमें पता है चार्जेस है, लेकिन चार्ज Q को किसने नापेंगे, Q क्या है, चार्ज को डिनोट कर रहा है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। इन्हीं कूलम साहब के एजाज़ में ये नाम रखी गई, जिन्होंने ये पूरा वर्क किया, इतनी मेहनत की, तो कूलम साहब की नाम से इसको C से डिनोट करते हैं, कूलम इसकी यूनिट को, ठीक है। चार्ज की जो ये क्या है यूनिट है, इसको C से डिनोट किया। एक कूलम चार्ज बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी ज़िंदगी में आपने शायद देखा नहीं हो, एक कूलम चार्ज इतनी ज़्यादा होती है। और जनरली जो हम लाइफ में अपने डे टू डे लाइफ में जो चार्जेस को डील करते हैं वो माइक्रो कूलम्स में डील करते हैं, 10⁻⁻6 कूलम्स के हिसाब से, या उससे भी कम नैनो कूलम्स में, या उससे भी बहुत कम 10⁻12 कूलम या 10⁻16 कूलम्स के हिसाब से हम डे टू डे लाइफ में हम डील करते हैं कूलम्स में। यानी कि अगर मैं कहूँ म्यू कूलम में हम डील करते हैं 10⁻6 कूलम, या नैनो कूलम में डील करते हैं, या इससे भी कम में डील करते हैं। कूलम इसलिए बहुत बड़ी होती है 1 कूलम। अब 1 कूलम कितनी होती है, तो अगर अच्छा एक चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितनी चार्ज होती है उतना ही एक प्रोटॉन पर उतना ही मैग्नीट्यूड पर चार्ज उतना ही होता है। हाँ, एक काइंड अलग अलग होती है, इसकी काइंड, एक को पॉजिटिव कहा गया, एक को नेगेटिव कहा गया, ये काइंड अलग अलग है। तो अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहूँ, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और इक्वल है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन पे जो चार्ज है उतना इक्वल उसके बराबर है, और यानी कि Q इलेक्ट्रॉन और Q प्रोटॉन के बराबर है, कितना होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरह डिफाइंड की गई है। तो अभी इस हिसाब से अगर इतनी होती है तो इसका मतलब हुआ एक कूलम चार्ज कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक कूलम चार्ज होगा, या कितने प्रोटॉन्स को मिला के एक कूलम चार्ज होगा। तो 1 डिवाइड कर दे इधर लाके, यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है तो इतना चार्ज है, तो डिवाइड कर दूँ इसको 1.6 10⁻⁻19 को, यानी कि ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻+19। ये 19 नीचे वाला ऊपर चला गया तो इधर डिवाइड हुआ, फिर ऊपर कर दिया। तो अच्छा, ये 19 को अगर मैं 18 कर दूँ, कम कर दूँ, तो 10 को यहाँ लिख दूँ। अच्छा, 10/1.6 कितना हो जाएगा, 16 6 96 होता है। तो 6 से अगर गुना ऊपर 1.6 में तो लगभग 9.6 आएगा, यानी 10 के करीब है। तो लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 इंटू 10⁻18 अगर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स लूँ तो वो एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करेंगे बॉडी में। दिस इज व्हाट इज 1 कूलम चार्ज। थोड़ी सी आगे आते हैं, अब आते हैं कि आर क्या है, तो आर तो मीटर है ना, मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो मीटर में आएगा, ठीक है। ये आर कैप क्या है, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, इसकी तो कोई, ये तो बस डायरेक्शन बता रहा है, कि हाँ ये ऐसे जा रही है, बस
और कुछ भी नहीं है इसका तो, क्योंकि 1 से गुना करके किसी में कुछ होती है क्या, नहीं होती है। इसकी कोई यूनिट कुछ तो नहीं होगी, पर डायरेक्शन बता रही है कि ऐसे से ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा ये के क्या, अब क्या आता है के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहो सिंपल भाषा में किसी इक्वेशन के, या इलेक्ट्रोस्टैटिक, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये बार बार मैं इलेक्ट्रिक क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टैटिक चार्जिंग, मैं मान के चलिए यहाँ चार्ज रुका हुआ, यहाँ चार्ज रुका और कुछ भी नहीं है, तो रुका हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रुकी हुई है। बार बार ये इलेक्ट्रिक भी कह सकता है, लेकिन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक कहूँगा तो इसमें दोनों सेंस हो सकता था कि चल भी रही होती थी, तो फिर बहुत सारी और भी बातें एडअप हो जाती जो कि हम करंट में पढ़ेंगे, उससे आगे भी मैग्नेटिज्म में भी घुसेंगे तो पढ़ेंगे, बट सिंपली हम डील करते हैं इसको, ठीक है। इसलिए हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगर इस चाहो को तो घेर भी दो, अगर अलग अलग समझना है तो घेर भी दो, और बाकी ये हो गया सारा मटेरियल, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये के क्या होता है, तो के की जो वैल्यू आएगी हमारी, वैसे डिफाइंड तो है 9×10⁹, और यूनिट तो वैसे भी निकालोगे कैसे, कि इधर रहने दो, ये न्यूटन फोर्स की होती है और इसकी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगी तो कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गई के की यूनिट हो गई, और के की वैल्यू हो गई 9×10⁹। अब सर ये के को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो के को आर्बिट्रली डिफाइन करते हैं, मैं चाहता तो के को 1 भी रख के और डिफाइन करता, 2 भी रख के डिफाइन कर, और कहीं कहीं वो सिचुएशन के हिसाब से डिफाइंड होती है, और कहीं कहीं साइंटिस्ट खुद डिफाइन करते हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री कि के को डिफाइन किया गया, और के को कहा गया कि ये जो के है ना भाई, ये क्या है 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, और इसी को 9×10⁹ कहा गया। तो 4 की तो पता है 4 है, पाई तो पता है 22/7 होती है, जो कि 3.14 और समथिंग होती है, जो कि इरेशनल नंबर है, अपनी फिक्स्ड है। एप्सिलॉन की वैल्यू अब निकल जाएगी, तो एप्सिलॉन परमिटिविटी और फ्री स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं हम, परमिटिविटी मतलब क्या, कितना परमिट कर रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को, वैसा ही जैसे कितना अलाउ करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, वैसा ही जैसे अलाउंस, यानी कि किसी चीज़ की अलाउ कितनी है किसी चीज़ में, ऐसे कोई चीज़ मैं चल रहा हूँ, जैसे तो मेरे क्या अलाउंस है, मैं क्या चल सकता हूँ इतना, या कितनी तेज़ी से गाड़ी चला सकता हूँ इस सड़क पे, तो होता है हाँ भाई 40 किलोमीटर स्पीड से चला सकते हो, ठीक है। उसी तरह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में क्या परमिट होगी, ट्रैवल, उसको चलने के, उसके यहाँ मतलब यहाँ उसके इन्फ्लुएंस की, उस फोर्स का इन्फ्लुएंस किस तरह से एक्टिवेट होगा, हर जगह हर तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, हर नेता का हर क्षेत्र होता है ना अलग अलग इन्फ्लुएंस का भाई, तो वही बात है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू जब यहाँ से देखेंगे ना तो ये कितनी आ जाएगी, 8.85 × 10⁻⁻12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 की, ठीक है। अच्छा तो सिंपली है, तो ये कितनी होती, ये के कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी, तो एप्सिलॉन 0 निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा और ये पूरा इधर चला जाएगा, तो और ये पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती है, 4 की भी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी कि सिंपली ये अपोजिट हो गया, यानी कि कूलम स्क्वायर यानी कि पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव पहले लिख देते हैं, ताकि यार चलो पॉजिटिव वालों को आदत है हमारी पहले लिखने की, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, बट इसको इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, ज़रूरत नहीं है। अब आगे आते हैं, पूरी की पूरी कूलम्स लॉ में हम अब इलेक्ट्रिक फोर्स से होके गुजर गए। अब एक बात आती है कि सर आप कह रहे हैं कि 2 चार्जेस है, अगर ये कहता है और दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों में से एक नेगेटिव रहती तो क्या होती, हाँ इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, साइन सेंसिटिव है। साइन सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसको मिटा दूँ कि रहने दूँ, चलो रहने देते हैं, तो साइन इधर जगह तो है, साइन सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला में अगर ये है ना, ये डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी, यानी कि अगर ये पॉजिटिव ना हो के अगर मैं कहता कि सर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता तो अब कहता कि ये क्या इस पर फोर्स लगा रही है, तो ठीक फोर्स तो यही लगा रही है Q1 Q2/r², लेकिन ये जो फोर्स इस पर लगा रही है Q1 F12 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये होगा कि ये फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव को इधर खींचेगी, धक्का नहीं देगी उधर की तरफ, तो फोर्स तो उतना ही लगेगा लेकिन खींचेगी, लेकिन जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस, आंसर में माइनस आएगा। माइनस का वहाँ मतलब ये नहीं हुआ कि वो नेगेटिव कोई वैल्यू है, बल्कि नेगेटिव वैल्यू उसका मतलब ये होगा कि फोर्स की डायरेक्शन इसका तरफ है, यानी जो इन्फ्लुएंस है वो इधर की तरफ है,
ये मतलब होगा। तो चलिए हम एक अलग तरह से एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि ये प्लस Q1 Q2, और क्या करता हूँ कि मैं ये दो चार्जेस थे हमारे, तो मैं एक तीसरी चार्ज ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक तीसरी चार्ज ले लेता हूँ। तो चलो मैं कहता हूँ कि चल भाई यहाँ पर एक हमारी एक प्लस Q1 है, Q है, यानी कि चलो तीनों इक्वल चार्ज है, लेकिन ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, और यहाँ भी प्लस Q है, और यहाँ एक माइनस Q है। ठीक है, क्या है, माइनस Q, और तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस साइन अलग अलग है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। जितना भी चार्ज है, 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम जितना भी इक्वल चार्ज है, इसलिए 1 2 3 नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, सिंपली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पर इन दोनों का क्या लगेगा, तो इसके लिए तो लिखना पड़ेगा। चल तो अलग अलग लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ 2 वाले पर इन दोनों का क्या फोर्स लगेगा, नेट फोर्स क्या लगेगा इस पर इन दोनों के द्वारा, अगर मैं पूछूं। अच्छा सिंपली देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव में देखते हैं, ये भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सिंपली अब हम निकालना किसका, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताइए बेटा इस पर क्या फोर्स लगेगी इन सिस्टम के द्वारा, यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा। तो अभी हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लेंगे। ये क्या है, तो अच्छा ये इस पर फोर्स एक लगाएगा, यानी कि एक फोर्स तो ये लगेगा, इधर की तरफ धक्का देगा, ये पॉजिटिव धक्का देगा, उधर जाएगा, भागो उधर, तो ये उसे धक्का देगा, तो धक्का देगा तो मान लो फोर्स 1 के द्वारा 2 पे लगा, 1 के द्वारा 2 पे लगा, और ये फोर्स 3 के द्वारा एक 2 पे लगेगा। लेकिन क्या करना, इधर आओ, एक फोर्स 3 के द्वारा 2 पे लगेगा, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या करना, इधर आओ, तो एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा 3 के द्वारा 2 पे, लेकिन इधर की तरफ लगेगा। अब ये दो फोर्स है, इन दोनों का वेक्टोरियल सम कर देंगे तो थर्ड फोर्स हमारी निकल जाएगी। वैसे भी देख लो, कोई सामान है, कोई इधर खींचे कोई इधर खींचे, तो तुम जाएगा कि सामान कहाँ, लगभग देखने में तो ये लग रहा है इधर जाएगा, यानी कि नेट फोर्स की डायरेक्शन लगभग देखने में तो लग रही है इधर ही होगी, इधर ही होगी ना, देखने में तो ये लग रही। वो तो बाद में हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वैल्यूज डालेंगे, थीटा डालेंगे, यहाँ कितना हॉरिजॉन्टल से डिग्रीज है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सिंपली ये इधर खींच रही, तो जो नेट फोर्स लगेगा, यानी कि एफ नेट लगेगा, नेट यानी नेट फोर्स नेट चार्जेस के द्वारा किस पे, दूसरे वाले पे, वो क्या लगेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे वेक्टर, यानी F12 प्लस F32 सिंपली, एंड दिस इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब सवाल उठता है, क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एकदम डेफिनेटली काम करता है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, इट विल वर्क डेफिनेटली, बट फिर हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई इसे? तो ये है कि हमारे पास अभी तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स में, उनमें तो अभी तक गलत साबित नहीं हुई है। दिस इज बेसिक ऑफ साइंस, आई एम व्हाट टॉकिंग विथ यू, कि बेसिक ऑफ साइंस है कि साइंस कैसे, हम साइंस के लैंग्वेज की असल लैंग्वेज, नॉट द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, नॉट द लिटरेचर इज द लैंग्वेज, कि इंग्लिश हिंदी नहीं आती है या हमें मैथ्स नहीं आते है। दिस बेसिक्स ऑफ साइंस हैज ओन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को पकड़ना है। सो होप यू आर डूइंग वेल, विथ मी विल कंटिन्यू द सीरीज, थैंक यू, कंटिन्यू विथ मी। एक अच्छी बात यह है कि लिंक्स, यानी कि आपको नोट्स मिलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेहतरीन नोट्स आपको इंटरनेशनली तैयार किया गया है जेईई, नीट, MIT, एम्स के स्टूडेंट के लिए। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी वीडियो की, उसके नीचे 3 टेस्ट होगी, एक असाइनमेंट होगी, वो भी टेस्ट की शक्ल में, और एक टेस्ट होगी जो कि मिड रेंज की, और एक होगी सरप्राइज टेस्ट जो बड़ी रेंज की होगी, यानी 40 क्वेश्चंस होंगे उसमें। इस तरह के डिज़ाइनेशन है जो कि हर लेक्चर के साथ होने वाले हैं। तो काइंडली वो टेस्ट फ्री कर दिया हमने, आप दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं भी इधर उधर की बातें नहीं है, जितनी बातें ठोस है, कोशिश की गई है ताकि आपको मदद मिल सके। होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू एंड काइंडली शेयर इट।